हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फटाफट से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। बंडारू विल्सन बाबू ये कॉमरोस में भारत के नए राजदूत होंगे। और कार्लोस अल्कराज जो कि यूएस ओपन भी जीत चुके हैं, ये विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और कर्नाटक राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर्स को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा गौतम बोरा की नई पुस्तक आई है, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन डबल कर दी है। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आयोजित हुई। इसमें भारत ने टोटल 38 मेडल जीते, जिसमें 25 गोल्ड शामिल थे। हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारतीय सेना प्रमुख को, जो कि मनोज पांडे जी हैं, इनको पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिविजन। अब आज का शानदार करंट अफेयर देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा? तो अभी पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन दोस्तों शिलांग में किया गया। अब इसमें टॉप पर था इस बार मणिपुर। मणिपुर वैसे पहली बार भी टॉप पर ही था, इस बार भी टॉप पर था, क्योंकि मणिपुर से आप वैसे भी जानते हो बहुत सारे खिलाड़ी आते ही हैं। तो मणिपुर इसमें टॉप पर रहा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में। दूसरा इस बार का संस्करण था। इसमें मणिपुर ने 85 गोल्ड जीते हैं। टोटल 237 मेडल आए हैं, जिसमें 76 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज मेडल थे। असम ने 81 गोल्ड जीते और दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय रहा। शिलांग में आयोजन किया गया था। अगला संस्करण नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों पूर्वोत्तर से ओलंपिक खेलों में भी मेडल्स आते हैं, इसी वजह से पूर्वोत्तर में ये एक रीजनल टाइप का ओलंपिक खेल कराया जाता है। वैसे रीजनल से याद आया, आपको पता होगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने कर दी है। राजस्थान सरकार ये आयोजित करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ओलंपिक में ही हम लोग बात कर लें भारत के प्रदर्शन की, तो भारत जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 7 मेडल जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड आया था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। 2 सिल्वर मेडल आया था। 2 सिल्वर मेडल में 1 सिल्वर तो मीराबाई चानू ने जीता था और दूसरा सिल्वर रवि कुमार दहिया ने जीता था। इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे अपने। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 4 ब्रॉन्ज में एक भारतीय हॉकी टीम को, एक पीवी सिंधु को, एक लवलीना बोरगोहेन को और 1 मेडल मिला था बजरंग पूनिया को। तो टोटल 7 मेडल आए थे अपने टोक्यो ओलंपिक में। अगला ओलंपिक जो होगा ये पेरिस में होगा। कहां पर होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा अगला ओलंपिक। क्लियर है? चलो, और अब खेलों से ही जुड़ी अगर बात करें तो फिर खेलो इंडिया यूथ गेम वगैरह आ जाता है। यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इसका एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अगला संस्करण 2023 वाला यूपी में खेला जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होगा यूपी में होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया हुआ है। ये वही तमिलनाडु राज्य सरकार है जो पिछले दिनों में दोस्तों जानवरों को लेकर के कई वन्यजीव अभ्यारण्य, कई रिजर्व जो है घोषित कर रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि जानवरों के प्रति बहुत सारी योजनाएं, एक प्रकार से बहुत सारी घोषणाएं करी गई तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। फिलहाल पहले हम लोग हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा को समझेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की रिवीजन पॉइंट्स की। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा कि भारत में हाथी की संख्या कितनी है, ठीक है, खास करके तमिलनाडु में संख्या कितनी है, कितने जीवित हैं, कितने बीमार हैं, क्या उनका प्रोसेस है, पूरा का पूरा ऑडिट होगा, ऑडिट फ्रेमवर्क होगा। ऐसा करने वाला बन गया है तमिलनाडु पहला, ठीक है ना। अच्छा, अगर हाथियों की बात की जाए ना, तो हाथियों के मामले में भारत पूरी एशिया में 2/3 से ज्यादा हाथी अपने पास रखता है, यानी 2/3 से ज्यादा हाथियों का घर भारत में है। एशियाई हाथियों की बात हो रही है। अच्छा, हाथियों की बात हो रही है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? एक सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं दोस्तों थाईलैंड को, थाईलैंड को। और 1000 हाथियों का देश कहते हैं लाओस को। लाओस भी एक देश है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। क्लियर? अब आते हैं तमिलनाडु के रिवीजन पॉइंट पर, जो मैंने आपसे शुरू में कहा। दोस्तों तमिलनाडु ने अभी हाल ही में
कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दिया हुआ है। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु ने ही अभी कुछ दिन पहले भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया था। इसके अलावा आपको पता होगा डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसको भी तो मंजूरी दिया था। ठीक है, तमिलनाडु ने ही। ये चीजें आपको याद रखनी है। नाश्ता योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी तमिलनाडु की है। उंगलिल ओरुवन यहाँ के सीएम जो हैं एमके स्टालिन, उनकी आत्मकथा है। तमिलनाडु अगर इंडिया के मैप में लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ के सीएम है एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से। आर.एन. रवि जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। झीलों में अगर बात करें तो पुलिकट वगैरह झील यहाँ पर है। अच्छा, दर्रे पलक्काड दर्रा, ये यहाँ पर दर्रा है। ठीक है, भरतनाट्यम, करगट्टम, ओरियट्टम, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। आपके पास ये ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का हमारा हमेशा प्रयास होता है। आप कोशिश किया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। सिर्फ एक ही कमी है, वीडियो लेट में मैं डालता हूँ और मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं बट क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है लेट हो ही जाता है। आप लोग के लिए चाहता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का, और गलती मेरी भी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नीलगिरी तहर राजकीय पशु है, पक्षी है पन्ना कबूतर, फूल है बचनांग ग्लोरी लिली। ठीक है, लेकिन मैं इस पर भी कोशिश करूंगा ओवरकम करने की, इसको जल्दी वीडियो डालूं जिससे। भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी? वो बन गई है लांस नायक मंजू। देखो लांस नायक मंजू जो है ये पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। स्काई ड्राइवर कौन होता है? आप कुछ ऐसा देखे होंगे ना कि ये जो होता है जो स्काई में लोग कूदते हैं पैराशूट से, तो उसे स्काई डाइविंग कहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने जंप किया है 10,000 फीट की ऊंचाई से। ठीक है, तो ये आर्मी की लेडी हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई हुई है ध्रुव हेलीकॉप्टर से। एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर, एएलएच आप जानते हो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। तो अपना जो एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर है वहां से इन्होंने छलांग लगाई है। ये भारतीय सेना की पूर्वी पुलिस कोर की पूर्वी कमान से संबंधित है। कुछ दिन पहले ही आपके पास न्यूज आई थी कैप्टन अभिलाषा बराक, ये कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, बताया था मैंने। भव्या सुडान आई थी, ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी थी। ऐसे ही एक नाम आया था भावना कांत। ठीक है, भावना कांत, जो कि आपको 26 जनवरी के टाइम पर चर्चे में दिखी थी। कमेंट करके मुझे बताओ किस लिए ये फेमस है। आगे, हाल ही में किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता यानी एक्सेल पुरस्कार जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप यानी कि एक्सेल अवार्ड जीत लिया है भारत ने। ये अवार्ड जीतने वाला इकलौता देश है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया विंस एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी थाईलैंड में, और थाईलैंड में इसमें परिवार नियोजन को लेकर के भारत ने ये अवार्ड जीता हुआ है। ये बताया गया है कि भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व करता है और ऐसा करने वाला एकमात्र देश है। इंडिया में कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है, 54% से 67% बढ़ गया है। ठीक है, तो परिवार नियोजन के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत उभर करके आया है। वैसे पुरानी जनसंख्या नीति दोस्तों 2011 में आई हुई थी, अगली वाली अभी तक का इंतजार है, अभी तक आ नहीं रही है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने अनाउंसमेंट किया है कि 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। एक तरफ यहाँ पर मिल रहा है परिवार नियोजन को लेकर के भारत को अवार्ड, और दूसरी तरफ यूएन ये बता रहा है कि 2023 में भैया आप हो जाओगे सबसे ज्यादा आदमियों वाले, इंसानों वाले देश। अच्छा, यूएन ने ये भी बताया कि 15 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया की आबादी हो गई है 8 बिलियन। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। वैसे 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। अमर सरकार ये वहां का एक प्रकार से भाषा है, उनका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार। तो हमारी सरकार पोर्टल का मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो कैसे डोर टू डोर पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए उसके बारे में। तो इसी वजह से त्रिपुरा के सीएम ने इसे लॉन्च किया। उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया होगा इस पोर्टल का, कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं उनको कैसे हर दरवाजे तक पहुंचाया जाए। अब इसमें राज्य की भी और केंद्र की भी योजनाएं शामिल होंगी। तो मतलब लोगों को योजनाओं के बारे में अवेयर कराना ही इसका उद्देश्य होगा इस पोर्टल का। तो डॉक्टर मणिक साहा जो कि यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इससे पहले इन्होंने हर घर सुशासन पहल भी शुरू किया था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। ठीक है ना, इन्होंने ये पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि होता है 17 सितंबर, तो इस तारीख के
अवसर पर इन्होंने इसे लॉन्च किया था। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा को देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैप में ये रहा त्रिपुरा, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरने वाला ये राज्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ का राजकीय पशु है फायरे का लंगूर, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय फूल है नागेश्वर। सीएम मणिक साहब बीजेपी पार्टी से, सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। झीलों में अगर बात करें तो कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर झील है यहाँ पर, ठीक है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। आगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कारतूस साहब ए सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलेंस का विमोचन किया गया? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों भारतीय आर्मी के एक ऑफिसर इयान कॉर्डोजो ने। इयान कॉर्डोजो, यहाँ पर आप देख पाओगे मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो हु एम्प्यूटेड हिज लेग ऑन बैटलफील्ड लॉन्चेस न्यू बुक। देखो अच्छा, इनके प्रति ये कहानी बताई जाती है कि ये जो है ना, ये युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, उनका पैर जो है वो घायल हुआ, इन्होंने अपना पैर ही काट दिया उसी युद्ध के मैदान में ही। पैर से जब इनको प्रॉब्लम आने लगी तो युद्ध के समय अपना ये पैर ही काट दिए थे। तो इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च करी हुई है, ठीक है। इनकी ये पुस्तक है कारतूस साहब ए सोल्जर स्टोरी ऑफ रिसाइलियंस एंड एडवर्सिटी। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति लॉन्च की जिसके तहत रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा करी कि यूपी गवर्नमेंट जो है नई पर्यटन नीति जो है ये लॉन्च किया है, जिसके तहत रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा इस नए टूरिज्म पॉलिसी के तहत। अब रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर इन सभी धार्मिक स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव इन सबको कनेक्ट किया जाएगा। बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे। अब देखो उत्तर प्रदेश ना, समझ लो कि एक धार्मिक भावना को देखा जाए तो ना इतना इम्पोर्टेंट राज्य है। यहाँ पर आप देखो महात्मा बुद्ध थे, कृष्ण थे, भगवान राम थे, तो ये सभी का एक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो जिनको अगर रामायण सर्किट के तहत भगवान राम के से जुड़ी हुई चीजों का यात्रा करना होगा, पर्यटन करना होगा, तो रामायण सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसे कृष्णा सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसे बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेनें चलाई जाएंगी, ठीक है। चलो आगे, तो अच्छा एक चीज और मैं यहीं से रिवाइज करा दे रहा हूं, आ गया है जब ये तो है पर्यटन नीति। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गुजरात सरकार ने एक सिनेमा नीति लागू की थी, नई सिनेमा नीति, तो ये भी याद रखेंगे। वैसे गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी यानी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, नीतियों से। और नई शिक्षा नीति तो आप जानते ही हो। किसने वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में वाराणसी के जो सांसद हैं करंट टाइम पर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। काशी तमिल संगमम का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि काशी को तमिल से यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट किया जाए, एक किया जाए, तो इसलिए काशी तमिल संगमम किया गया, इसका आयोजन किया गया। और एक प्रकार से उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की संस्कृति को, कल्चर को एक करना ही इसका उद्देश्य होगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव का एक भाग ये भी है काशी तमिल संगमम। ये 1 महीने तक चलेगा, आयोजित किया जाएगा 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्लियर? देखो रिवीजन जरूरी है, वाराणसी आया है तो एक और पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। अभी आपको पता होगा एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे चुना गया था? एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसके द्वारा पहली ऐसी सांस्कृतिक राजधानी किसे चुना गया था? वाराणसी में, ठीक है ना। मतलब एक एक शहर चुना जा रहा है अब से, तो शुरुआत हुई है वाराणसी से ही। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण हुआ, ये करने वाली पहली स्पेस एजेंसी कौन बनी? तो दोस्तों विक्रम एस रॉकेट जो है ना, इसको बनाया है स्काई रूट ने। स्काई रूट पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है कोई रॉकेट बनाने वाली। अच्छा, इस रॉकेट को लॉन्च किया है इसरो ने। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये रॉकेट जो है ना, बनाया तो है स्काई रूट ने, ठीक है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है इसरो ने, ध्यान रखिएगा। न्यू बिगनिंग इंडियाज स्पेस सेक्टर एज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंप्लीट मिशन। अब देखो एक चीज और, इसने 3 सैटेलाइट छोड़े, 3 सैटेलाइट जाकर के ये छोड़ा, लॉन्च किया इसरो। स्काई रूट ने इसे बनाया था। स्काई रूट फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई है अपना रॉकेट बनाने वाली। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्पेस एक्स है अमेरिका के पास।
अमेरिका के पास एलन मस्क वाली स्पेस एक्स है, आप ब्रिटेन चले जाओ तो वन वेव है। ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, ये सब बहुत हेल्प करती हैं। जैसे स्पेस एक्स है, ये नासा की बहुत हेल्प करती है। वन वेव जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की काफी ज्यादा हेल्प किया करती है। तो ऐसे ही अब इसरो की मदद स्काई रूट करेगा, कई सारे कॉमर्शियल लॉन्चेस स्काई रूट के थ्रू हो जा सकेंगे। स्काई रूट बना दिया करेगा, इसरो लॉन्च करेगा, दोनों मिलकर के पैसे बनाएंगे। इस मिशन का नाम रखा गया है प्रारंभ और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। विक्रम एस दोस्तों विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो कि इसरो के संस्थापक थे, भारत के महान वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो अब ये पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है स्काई रूट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी इसकी स्थापना 2018 में ही हुई थी और बीच में 2 साल तो आप कोविड को ही ले लो, उसके बाद इतने कम समय में इसने रॉकेट बना दिया, वो भी इतना सक्सेसफुल है। ठीक है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अगर फाउंडर और सीईओ की बात की जाए तो वो है पवन कुमार चंदन। कौन है? पवन कुमार चंदन। ठीक है, एक ही व्यक्ति हैं ये, तो इन्होंने इसको स्थापित किया था, वर्तमान में सीईओ भी हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं अरुण गोयल। एक्स आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल न्यू इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मत बोल देना, मैंने आपको कई बार बताया है कि 1993 के बाद से भारत में एक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर में एक तो अनूप चंद्र पांडे जी ये बैठे ही हुए थे, अनूप चंद्र पांडे जी ये थे पहले से ही, एक पद खाली था काफी दिनों से, अब उसमें आ गए हैं अरुण गोयल, अरुण गोयल आ गए हैं। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये राजीव कुमार जी पहले से ही हैं। तो अब आपको ये पूरा कंप्लीट लिस्ट दिख रही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कहे कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो फिलहाल 1985 बैच के ये पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर थे और अब रिटायर हो चुके हैं, और अब ये अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग संभालेंगे। क्लियर है बिल्कुल। ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। लास्ट डे के क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है और स्टील उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पर चाइना है, ध्यान रखिएगा, तीसरे पर पंजाब है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत कौन है? राजदूतों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई हुई थी। कितने राज्यों के साथ महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर किया करता है, ये भी आप बता देंगे कमेंट करके। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कल से वीडियो आपको जल्दी देने की। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।